शशिकेश। मैम स्मृति मैम आ गई हैं क्या? पता चल रहा है? हाँ, स्मृति मैम अभी फोन की थी, वो आ रही हैं, उनको थोड़ा दिक्कत हो रही थी कनेक्ट होने में। ठीक। मैम आ रही हैं नमस्कार। मैम हाँ, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते कमलेश सर। प्रणाम मैम, वेलकम मैम, प्रिंसिपल मैम प्रणाम। हाँ। प्राचार्य मैम को सादर प्रणाम। ऋषिकेश नमस्ते भाई। क्या? नमस्ते। ठीक है मैम, जी स्वागत है आपका। नमस्ते। वेलकम टू आवर गेस्ट ऑफ टुडे। एंड आज के धन्यवाद धन्यवाद तो मैम, हम लोग को थैंक यू। सीखना चाहिए। हाँ, हम लोग स्टार्ट करें शशिकेश, हम लोग स्टार्ट करें। हाँ बिल्कुल मैम। हाँ जरूर। पूनम पीछे जी स्टार्ट। दीदी। ओके, थैंक यू मैम। वसंत कन्या महाविद्यालय के इतिहास विभाग द्वारा आयोजित ई लेक्चर सीरीज का आज 5वां दिन है और आज हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर कमलेश तिवारी जी, जो गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज JLW में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हैं। कमलेश जी, मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ और हमारे बीच हमारी प्राचार्य मैडम भी उपस्थित हैं। मैं उनका भी बहुत स्वागत करती हूँ कि सदैव ही उनका प्रोत्साहन और उनके उत्साहवर्धन से ही ये कार्यक्रम हम लोग संभव बना पाए। और अन्य बहुत सारी व्यस्तताएं हमारे कॉलेज में चल रही हैं, तरह तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं और ये सिर्फ और सिर्फ हमारी प्राचार्य मैडम के प्रोत्साहन का ही परिणाम है कि कोई किसी से कम नहीं है। सब सोच रहे हैं कि मेरा सीरीज जो है वो ज्यादा लंबा वाला चले। अगर 2 दिन वाला किसी ने चलाया तो अगले ने सोचा कि नहीं नहीं, मेरा तो 4 दिन वाला चलना चाहिए। तो मैडम आपका भी बहुत स्वागत है और मैं अनुरोध करना चाहूंगी प्रिंसिपल मैम से कि अगर वो 2 शब्द कहे हमारे गेस्ट के लिए और हमारे स्टूडेंट्स के लिए। क्यों नहीं पूनम। और ये तुमने बिल्कुल सही कहा कि इस समय बीकेएम में कोई डिपार्टमेंट किसी से कम नहीं है। सब एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता में लगे हुए हैं और उसका फायदा देखिए आपके स्टूडेंट्स को हो रहा है। छात्राओं को कितने अच्छे लेक्चर्स जो आमतौर पे हम शायद नहीं आयोजित कर पाते, वो उनको सुनने को मिल रहे हैं और जगह जगह से हमें विद्वत जन मिल जा रहे हैं और हम उनको बुला के और उनसे इंटरैक्ट करा रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को। तो कहते हैं ना कि परेशानी में भी अवसर ढूंढ लेना, ये सकारात्मकता है और इसी सकारात्मकता को हम लोगों को बनाए रखना है। तो तुम लोगों का ये हिस्ट्री डिपार्टमेंट का जो इनिशिएटिव है, 5 दिन का जो लेक्चर सीरीज रहा, उसका आरंभ, मध्य और अंत सभी बहुत सुंदरता पूर्वक संपन्न हो रहा है और बड़े अच्छे भाषण हुए। मैंने सुना भी कई भाषणों को। आज भी एक वेबिनार था जिसमें मैं शामिल हुई, जिसमें इकोनॉमिक सिस्टम पर क्या असर पड़ रहा है कोविड-19 का, इस पर था ये। तो इन सबके बीच हमारी ये जो पहल है आप लोगों की, वो काबिले तारीफ है। मैं विशेष रूप से डॉक्टर कमलेश तिवारी जी का स्वागत करना चाहूँगी और आप हमारे बीच में आए हैं और हमारी छात्राओं को आप लाभान्वित करेंगे अपने व्याख्यान से। और मुझे मालूम है कि जो कॉलेज में टीचर्स हैं, इनफैक्ट वो ज़्यादा मेहनत करते हैं, पढ़ते भी हैं और पढ़ाने में भी ज़्यादा मेहनत करते हैं और उनकी बातें ज़्यादा अच्छी तरह से मैं देखती हूँ कि छात्राओं तक पहुँच पाती है, क्योंकि हम उनके समीप जाकर उनकी जो वेवलेंथ है उस पर जाकर उनसे बात करते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और अधिक समय न ले। धन्यवाद। पूनम, आप आगे के कार्यक्रम को जारी रखें। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग डॉक्टर तिवारी को सुने और क्वेश्चन आंसर हो, वो एक बहुत अच्छा होगा, इंटरेक्शन हो पाएगा। तो आगे आप कंटिन्यू करें डॉक्टर पूनम पांडे जी। धन्यवाद मैडम। और मैडम, हम लोग के लिए ये भी बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे इस ई लेक्चर सीरीज में हमारे कॉलेज के अलावा वसंता कॉलेज राजघाट और आर्य महिला के बच्चे भी उपस्थित हैं और हमें लगता है कि कमलेश सर आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स भी हैं शायद। जी
जी जी मैम, जी मैम, मैंने तो भेजा है और वो सम्मिलित भी हो रहे हैं। जी तो मैडम काफी सारे जो हमारे कॉलेजेस हैं उनके स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे इन व्याख्यानों का लाभ ले पा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और हमारे लिए ये उत्साहवर्धन है एक तरह से कि हम भविष्य में भी इस तरह के सीरीज का आयोजन करते रहें और स्टूडेंट्स को उससे लाभान्वित करते रहें। कमलेश सर के फॉर्मल वेलकम के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर स्मृति भटनागर मैडम को कि कृपया वो कमलेश सर का एक फॉर्मल वेलकम कर दें और हमारी प्रिंसिपल मैम का भी। स्मृति अभी दिख नहीं रही है। अच्छा, मुझे स्मृति दिख नहीं रही है। डॉक्टर कमलेश तिवारी जी जो है वो बहुत ही प्रबुद्ध स्कॉलर के रूप कि कमलेश सर जो है उन्होंने कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं और फिर भी उन्होंने शिक्षक होने का जो फर्ज था उसको स्वीकारना ज्यादा महत्वपूर्ण समझा बजाय अन्य प्रशासनिक कार्यों में जाने के। तो ऐसे प्रबुद्ध वक्ता हमारे बीच उपस्थित हैं जो निश्चित तौर पे हमारी छात्राओं को बहुत सारा नया ज्ञान नया विचार प्रदान करेंगे और हमें भी बहुत कुछ अतिरिक्त नया जानने का निश्चित तौर पे अवसर मिलेगा कमलेश जी से। तो कमलेश जी आपका बहुत 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 स्वागत है हमारे महाविद्यालय में। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत और धन्यवाद आपको। मैं चाहूंगी कि अब अपने व्याख्यान को आप प्रारंभ करें। जी, सबसे पहले मैं बहुत आभारी हूँ वसंत कन्या महाविद्यालय परिवार का, प्राचार्य जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, विभागाध्यक्ष जी को और आपको और विशेष रूप से शशिकेश जी को, सभी के प्रति मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने अवसर दिया। और हमारी प्रिय छात्राओं जो आज यहाँ उपस्थित हैं हर कॉलेज से, सबको मैं नमस्कार करता हूँ आप सभी को। और अब आज जो मुझे विषय मिला है वो नाजिज्म पर है, टेनेट्स एंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नाजिज्म। तो हम नाजीवाद पर चर्चा करेंगे आज और ये देखेंगे कि नाजीवाद के तत्व कौन कौन से थे, उसके सिद्धांत क्या थे और कौन से ऐसे टूल थे जिन्होंने नाजीवाद के माध्यम से जो पूरे विश्व की रूपरेखा है, विश्व का परिदृश्य है, उसको उसने बदला। और ये हम आप जो विद्यार्थी इसमें जो सम्मिलित है उनके लिए, और सबसे पहले मैम आप सभी लोगों को मैं बधाई भी देता हूं, बहुत शानदार ई लेक्चर सीरीज रहा। और इसके पहले के जो लेक्चर थे वो सभी आज के लेक्चर से जुड़े हुए हैं, चाहे वो प्रोफेसर केशव सर का लेक्चर रहा हो, मैं देख रहा था उसमें ज्यूस को, यहूदियों के जो संदर्भ है उसको बड़े अच्छे से उन्होंने बताया था। और इसके अलावा जो आइडेंटिटी क्राइसिस है वो भी एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल नाजीवाद से जुड़ा हुआ है। साथ ही जो प्रोफेसर संजीव सर का क्लास था, दो विश्व युद्धों के बीच में यूरोप और रूस का परिप्रेक्ष्य, और अभी कल की क्लास में आप सब लोगों ने सुना फांसीवाद पर नीरज सर को। तो अब उसी क्रम में चूंकि आप दो विश्व युद्धों के बीच के यूरोप से परिचित हुए, फांसीवाद से परिचित हुए, तो अब ये जो दूसरा आज का खंड है, यह नाजीवाद भी बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। और यह दोनों मिलकर के पूरे यूरोप को लगभग 2.5 दशक तक प्रभावित करते हैं। और उसके बाद की जो 1945-46 के बाद जो विश्व उभर के सामने आता है, उसको भी एक नई दिशा देने का प्रयास करते हैं। तो नाजीवाद एक शब्द के रूप में जिसको हम लोग कहते हैं कि एक जो पार्टी है नाजी, जिसको नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी जो हिटलर ने बनाया था, वो जो नात्सी के रूप में पहले प्रयुक्त हुआ, वो बाद में नाजीवाद के रूप में आता है। तो नाजी एक शब्द जो कि वहां पर एक पार्टी का नाम है, और वाद हम सब बड़े अच्छे से समझते हैं, मार्क्सवाद, समाजवाद, पूंजीवाद, इन सब में हमने देखा है कि वाद का अर्थ
कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, और उसी को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। तो नाजी और वाद, इन दो शब्दों से मिलकर के नाजीवाद बना है, जिसको प्रपोज करने वाला जो बड़ा व्यक्ति है वो हिटलर है। हिटलर जो एक सैनिक हैं, उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अपनी भूमिका निभाई है। वो ऑस्ट्रिया में जन्मे हैं, ऑस्ट्रिया में जर्मन मूल के व्यक्ति हैं, परंतु जब विश्व युद्ध का समय आता है, प्रथम विश्व युद्ध का समय आता है, तो वो बवेरिया की ओर से लड़ते हैं। और जब वो बवेरिया की ओर से लड़ते हैं तो जर्मन राज्य के लिए लड़ते हैं, जर्मन सुप्रीमेसी के लिए लड़ते हैं। यह अलग बात है कि वो उसमें पराजित होती है जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध में। और लेकिन फिर भी जहां तक प्रश्न हिटलर के योगदान का है, तो हिटलर उसमें बहुत जबरदस्त भूमिका निभाते हैं और उनको आयरन क्रॉस भी मिलता है। तो हिटलर एक बड़े ही ऐसे व्यक्तित्व के रूप में प्रारंभ से ही सामने आता है, जिसमें कुछ करने की जर्मन मूल और जर्मन जो जाति है, जो आर्यन जाति है, उसकी समझ बड़ी पहले से उसके अंदर भरी हुई है। इसीलिए वो ऑस्ट्रिया की ओर से न लड़ करके जर्मनी की ओर से लड़ता है। ये वो मूल हैं जहां से हिटलर का नाजीवाद जो है प्रभावित होता है, जहां से वो जो है प्रवाहित होता है। और उस नाजीवाद की धारा में इसके बाद आप देखते हैं कि अगले 2 दशक पूरी तरह से बह निकलते हैं। वो ऐसी धारा होती है नाजीवाद की जिसमें रक्त रंजित पृष्ठ दिखते हैं। ये नाजीवाद की धारा ऐसी होती है जिसमें मानवता तार तार हो जाती है। ये नाजीवाद एक ऐसे दृश्य के रूप में सामने आता है जिसमें हम होलोकास्ट देखते हैं, यहूदियों का नरसंहार देखते हैं। दुनिया में शायद इतना बड़ा नरसंहार कभी हुआ हो, जिसमें एक साथ 60 लाख यहूदी, दुनिया की आबादी का, यहूदियों की आबादी का 1/3 पूरी तरह से जिसको कहा जाता है समाप्त कर दिया जाता है। बच्चों को नष्ट किया जाता है, जीवन को नष्ट किया जाता है, उनकी आशाओं, उनकी उम्मीदों और विकास को, सबको नष्ट किया जाता है, बचपन को नष्ट किया जाता है। ये सब उसी नाजीवाद का परिणाम होकर के सामने आते हैं। तो नाजीवाद एक शब्द के रूप में मैंने परिभाषित करने की कोशिश की। अब उसके जो मूल तत्व हैं कि ये है क्या, जैसे कल अगर आपने फांसीवाद पढ़ा होगा तो उसमें आपने उग्र राष्ट्रवाद देखा होगा। ये जो नाजीवाद है, ये भी कुछ ऐसे ही फंडामेंटल आइडियोलॉजी को लेकर के आगे बढ़ता है। बस इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि ये एक आर्यन जात की हायरार्की को मानता है। यानी कि जो आर्यन है, जो आर्य जाति है, उसकी सुप्रीमेसी है, वो सर्वोच्च है। उसके बाद बाकी जो जातियां हैं, चाहे यूरोप की हैं और चाहे अन्य जगहों की हैं, वो उसके बाद आती हैं। और इस नाजीवाद में जो आर्यन सुप्रीमेसी है, उसमें जब हम अन्य यहूदियों की चर्चा करते हैं तो हिटलर इसमें यहूदियों को तो सब ह्यूमन मानता है ना। वो मानता है कि वो ह्यूमन है ही नहीं है, वो एक डिस्ट्रक्टिव लोग हैं, वो इविल के रूप में हैं। और इस नाते वो ऐसे तत्वों को जो यूरोप की और जर्मनी की समस्याओं के मूल कारक बने हुए हैं, ऐसे समस्याओं को वो पहले जर्मनी से और बाद में पूरे विश्व से समाप्त करने का उद्देश्य रखता है। ये उसके जीवन का मूल मंत्र बन जाता है, यह उसका मूल आधार बन जाता है। तो एक प्रकार से अगर नाजीवाद अभी तक हम देखें तो हम कह सकते हैं कि उसमें एक प्रतिशोध है, उसमें आर्यन जात की सुप्रीमेसी है, और उसमें 3O पे हम चर्चा करेंगे। 3O का मतलब कि 1 नेशन, 1 पार्टी एंड 1 लीडर। ये जो, और ये सब कैसे हैं कि एक नेता होगा, एक जो है पार्टी होगी और एक देश होगा, उसी की सुप्रीमेसी होगी। इसी आधार पर नाजीवाद को हिटलर ने आगे बढ़ाया और ये कई ऐसे तत्व उसमें मिल जाते हैं। अच्छा, शशिकेश जी, मैं सुनाई दे रहा हूं? जी सर, आप सुनाई दे रहे हैं। ठीक ठीक, धन्यवाद। तो मैं अब आगे ये बताना चाहता हूं कि ये क्या केवल हिटलर के बाद से ये नाजी तत्व आया, क्या इसके पृष्ठभूमि में कुछ और भी चीजें हैं? देखिए, प्रथम विश्व युद्ध और वर्साय की संधि, इससे हम सभी लोग बहुत कुछ परिचित हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अगर उससे थोड़ा 50 साल पहले हम जाएं तो हम वही वर्साय का महल देखते हैं जहां पर प्रशा ने बिस्मार्क के नेतृत्व में फ्रांस को पराजित किया।
और जब फ्रांस पराजित होता है उसी वर्साय के महल में, वहां पे जो प्रशा है, जो जर्मनी का एकीकरण होता है, वहां से जर्मनी की सुप्रीमेसी एक नए दिशा को लेकर के आगे बढ़ती है। वहां पर उसने अल्सास और लॉरेन जैसे क्षेत्रों को उसने फ्रांस से अधिग्रहित कर लिया है। उसने बहुत से ऐसी जगहों पर अपना कब्जा किया जो आगे चल के दोनों के बीच में बोन ऑफ कंटेंशन के रूप में सामने आते हैं। बाल्कन का प्रदेश और ये अलग समस्याएं तो उसमें बनी हुई हैं। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं कि क्या जो नाजीवाद है या जो जर्मनी का अभ्युदय है या जर्मनी की जो सुप्रीमेसी का एक जो सिद्धांत उसके लोगों के मन विचार में रचा बसा है, क्या वो सिर्फ उसी हिटलर के आगमन से है? तो ऐसा नहीं है, यह बहुत पहले से है, ये 50 साल पहले से है। और अगर उसके पहले आप देखें, जब 1871 में बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण कर रहा है, तो उसके पहले अगर आप देखें तो हम देखते हैं कि नेपोलियन का कालखंड आता है, और नेपोलियन लगभग 50-60 साल पहले, और नेपोलियन के कालखंड में फ्रांस का उत्कर्ष होता है। तब उस तमाम क्षेत्र जो आज प्रशा के अधीन थे, आज जर्मनी के पास थे, उन सब पर नेपोलियन का और फ्रांस का आधिपत्य था। तो इसलिए जब हम देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साय की संधि को देखते हैं, और वर्साय की संधि में अगर हम लोग पढ़े हैं, सभी लोग थोड़ा उससे परिचित हैं, जानते हैं कि किस प्रकार से वर्साय की संधि के बाद जब वहां से जर्मन प्रतिनिधि बाहर निकलते हैं और उनके ऊपर ईंट पत्थर फेंके जाते हैं, उन प्रतिनिधियों के ऊपर फ्रांस की सड़कों पर, फ्रांस के, तो वहां पर अगले दिन अखबार में निकलता है कि कहीं हम भूल न जाएं। ये एक ऐसा तत्व होता है, एक ऐसी बात होती है जो राष्ट्रीय अपमान के रूप में पूरे यूरोप को, और क्षमा चाहता हूं, पूरे जर्मनी को प्रभावित करती है। और यहीं से कुछ सूत्र, कुछ तत्व, कुछ जो है लाइन जो है आइडिया का निकालता है हिटलर, और इसी को भुनाने का प्रयास करता है और फिर नाजीवाद को आगे बढ़ाता है। तो नाजीवाद कुल मिलाकर के हम देख सकते हैं कि एक सुप्रीमेसी के रूप में है, एक ऐसी सुप्रीमेसी जो एक लीडर के रूप में आगे बढ़ता है, जिसको हम फ्यूरर के रूप में आगे देखते हैं। साथ ही साथ ये जो आगे टूल के रूप में उपयोग करता है, वो साम्राज्यवादिता को लेता है कि हमारा एक साम्राज्य फैले। साथ ही साथ इसमें एक और बड़ा तत्व है, वो ये है कि जो जर्मन जाति है उसको एकीकृत किया जाए। जो जर्मन चाहे पूरी दुनिया में जहां कहीं भी हो, उनको एक जगह पर लाया जाए, जर्मनी का विस्तार हो, और जहां कहीं भी जर्मन है उन पर जर्मन मूल के लोगों का ही शासन हो। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने अभी ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया, इसमें अगर थोड़ा बायोलॉजिकल और जो उस समय के 18वीं 19वीं शताब्दी में जो विज्ञान के प्रयोग हो रहे थे, उससे अगर जोड़ा जाए, डार्विन का सिद्धांत देखा जाए कि जो उसमें वो कहते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करते हैं, कि वही व्यक्ति जो सर्वोत्तम है उसी की उत्तरजीविता है, वही जीवित रह सकता है। तो ये जो सिद्धांत आता है वो खुद ही बता रहा है कि जो जर्मन है वो एक आर्यन मूल है, वह एक ऐसा रेस है जो रूल करने के लिए ही पैदा हुआ है। तो इन चीजों ने भी कहीं ना कहीं जो है उस नाजीवाद को बढ़ावा दिया, नाजीवाद को बल प्रदान किया, आर्यन जो थ्योरी है उसको बल प्रदान किया। इसी प्रकार से अगर हम थोड़ा और पहले देखते हैं तो हम लोग सभी लोग इससे परिचित हैं कि एक थ्योरी आती है जिसमें आता है कि व्हाइट मैन बर्डन्स थ्योरी, है ना, जिसमें हम लोग देखते हैं कि भारत के विशेष संदर्भ में अंग्रेजों ने इस बात को प्रतिपादित किया, यूरोप में प्रतिपादित किया, एशिया में प्रतिपादित किया, अफ्रीका में प्रतिपादित किया कि जो व्हाइट मैन हैं वो जन्म इसलिए लिए हैं कि जो अपेक्षाकृत कम रेस के लोग हैं, जो निम्न रेस के लोग हैं, जाति के लोग हैं या प्रजाति के लोग हैं, जिसमें एशियन आते हैं, अफ्रीकन आते हैं, उनको हमें सभ्य बनाना है, उनको हमें बेहतर बनाना है, उनको हमें प्रशासन के तत्व सिखाना है, उनको हमें नया कल्चर सिखाना है। और इन सब के बदले में जो हम थोड़ा टैक्स लेते हैं, जो थोड़ा हम धन प्राप्त करते हैं, उन जगहों से लेते हैं, तो ये कोई हम उनके ऊपर हम जो है अपमान नहीं करते हैं, उन पे कोई अत्याचार नहीं करते हैं, बल्कि ये ऐसा ईश्वरादेश है कि हमको ये हमारे ऊपर एक बोझ है ना। ये थ्योरी से आप सभी लोग परिचित होंगे। तो व्हाइट मैन बर्डन यानी श्वेत व्यक्ति का बोझ सिद्धांत, है ना। तो इस बात ने भी कहीं ना कहीं बल प्रदान किया जब एक मौका मिलता है हिटलर को अपनी बात को, अपनी सुप्रीमेसी को सिद्ध करने के लिए। तो इस प्रकार से जो हिटलर का तत्व है वो हिटलर का जो नाजीवाद है वो एक प्रकार से फ्रीडम के अगेंस्ट में है, वो उन सभी चीजों के अगेंस्ट में है जो सुप्रीमेसी के विरोध में आता है। तो सुप्रीमेसी के विरोध में क्या आता है? अगर एक अगला तत्व देखें तो उसमें इक्वलिटी आती है।
अब नाजीवाद जो ये ज्यूज हैं, जो यहूदी हैं, ये पढ़े लिखे तबके के लोग हैं। इन लोगों ने उस समय के जितने भी विकास होते हैं, चाहे वैज्ञानिक है, कला का है, स्थापत्य है, कल्चरल जो भी डेवलपमेंट है, उन सब में आप देखते हैं कि ज्यूज की, यहूदियों की एक बहुत बड़ी भूमिका है। और उसको उन्होंने इसलिए ग्रहण किया क्योंकि वो कल्चर्ड हैं, क्योंकि वो इक्वलिटी में विश्वास करते हैं, क्योंकि अच्छा अब हिटलर इसके विरोध में आता है। हिटलर कहता है कि ये जो इक्वलिटी की बात कर रहा है यहूदी संप्रदाय, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इक्वलिटी हिटलर के सुप्रीमेसी के बिल्कुल अगेंस्ट है। तो ऐसी चीजें जो इक्वलिटी को लाती है, इक्वलिटी और कौन कौन चीज लाती है? इक्वलिटी सोशलिज्म लाता है, इक्वलिटी मार्क्सिज्म भी इक्वलिटी की बात कर रहा है, नेशनलिज्म है ना, और इसके साथ साथ डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र है ना, वो भी कहीं ना कहीं इक्वलिटी की बात करता है। तो इसलिए ये जो सारे तत्व आते हैं यहूदी संप्रदाय में, इसको और इन सब के खिलाफ, चाहे वो मार्क्सिज्म है, चाहे वो सोशलिज्म है, चाहे वो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, इन सब के खिलाफ, चाहे वो फ्रीडम है ना, चाहे वो कोई होप है भविष्य के लिए, इन सब के खिलाफ, पीस है, इन सब के खिलाफ, पीस के भी, शांति के भी खिलाफ है हिटलर, क्योंकि वो मानता है कि जर्मनी को रूल करना है, तो जब रूल करना है तो वो आक्रामक होगा, जब आक्रामक होगा तो वो अपनी सेनाओं को लेकर के किसी भी अन्य क्षेत्रों में जा सकता है, जैसा वो पोलैंड में बाद में गया, जैसा वो चेकोस्लोवाकिया में बाद में गया, है ना। तो इस नाते वो आक्रामकता को भी अपने नाजीवाद का एक बड़ा महत्वपूर्ण तत्व मानता है। वो अंतरराष्ट्रीयता का विरोधी है। शायद यही कारण है कि वो रोमन कैथोलिक जो हैं, उनके भी अपने वहां पे जब उसका सत्ता में आता है तो वो रोमन कैथोलिक चर्चों का और पादरियों का बड़ा जो है शोषण करता है, उनका दमन करता है, क्योंकि वो मानता है कि जो रोमन कैथोलिक हैं वो अंतरराष्ट्रीयता को प्रतिपादित कर रहे हैं, उसको प्रोपेगेट कर रहे हैं। और जबकि जो नाजीवाद है, वो हिटलर जो है वो अंतरराष्ट्रीयता का पोषक नहीं है, वह है राष्ट्रीयता का पोषक, उग्र राष्ट्रीयता का पोषक, एक लीडर का पोषक, है ना। तो जहां भी कहीं इक्वलिटी की बात आ रही है, नाजीवाद उसके विरोध में है। जहां कहीं स्वतंत्रता की बात आ रही है, प्रेस की अभिव्यक्ति की बात आ रही है, ह्यूमन राइट्स की बात आ रही है, उन सब का वो विरोधी है। और यही कारण है कि आप देखेंगे कि बाद के चरण में जब हिटलर आगे बढ़ता है तो वह शिक्षा पर भी एक बड़ा कठोर नियंत्रण करता है। शिक्षकों को देश से बाहर जाना पड़ता है ना। वो उस पर राष्ट्रीयता का जो कलेवर है वो उस पर चढ़ाने का प्रयास करता है। तो वहां से तमाम जो वैज्ञानिक हैं, चिंतक हैं, अच्छे लोग हैं। अच्छा, दूसरी चीज आप अगर देखेंगे तो इसमें चूंकि परफेक्ट एक नेशन का भी तत्व है कि दुनिया में जो परफेक्ट वर्ल्ड है वो ये यहूदियों को हटा करके ये जो जर्मन है, जर्मन मूल के लोग हैं, जो हिटलर है, जो नाजी है, यही दुनिया को एक सुंदर देश के रूप में बनाएंगे। तो इसलिए जो परफेक्ट वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट आता है, उस परफेक्ट वर्ल्ड में कहीं भी ज्यूज नहीं है, कहीं भी इक्वलिटी नहीं है, कहीं भी फ्रीडम नहीं है, और जो कुछ भी है वो सिर्फ जर्मन मूल के लोगों के लिए है। अच्छा, ये जो जर्मन का सुप्रीमेसी का सिद्धांत है, उसमें ज्यूस को तो बिल्कुल किनारे कर दिया है। अब जो यूरोप के लैटिन है, इटालियन है लोग हैं, फ्रेंच लोग हैं, इनको भी वो मानता है कि सुप्रीमेसी में कहीं ना कहीं फिट बैठते हैं, लेकिन आर्यन से वो नीचे हैं। आर्य ही एक ऐसा जाति है जो दुनिया को दिशा दे सकता है, जो दुनिया पर शासन कर सकता है। तो जो दुनिया के जो क्रिएशन है जो दुनिया में, वो सब का सब सिर्फ आर्यन कर सकते हैं। तो इस कारण से फ्रेंच ठीक है, इटालियन ठीक है, अपनी जगह ठीक है, लेकिन वो निर्माता नहीं हो सकता है, वो प्रशंसक हो सकता है। और इस व्यवस्था में, जैसा मैंने अभी आपसे बताया कि यहूदी विरोध बिल्कुल गूढ़ में बैठा हुआ था। तो अब मैं समझता हूं कि जो अच्छा, इसके साथ इन्हीं सबसे जुड़ा हुआ एक और तत्व आता है जो सर्वसत्तावादिता का है। बिल्कुल वन नेशन वन लीडर, और अगर वन पार्टी की बात आती है तो बिल्कुल जो टोटलिटेरियन सिद्धांत है वो इसमें काम आ जाता है। तो सर्वसत्तावादी हिटलर एक ऐसे शासक के रूप में सामने आता है जो सर्वसत्तावादी है। न कोई अन्य पार्टी होगी, न कोई अन्य दल होंगे, न संगठन होगा, न कोई अन्य नेता होगा। यही कारण है कि बाद के चरण में आप देखेंगे कि हिटलर ने अपने ही जो वो ब्राउन शर्ट्स वाले उसके दोस्त हैं, स्टॉर्म ट्रूप्स बनाता है, तूफानी जो सेना बनाता है, उनके भी अपने सहयोगियों की वो हत्या करवा देता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसकी सर्व सत्तावादिता के बीच में आड़े आते हैं।
जबकि वो उनकी अपनी जर्मन मूल के लोग हैं, लेकिन उसमें उसने कभी भी ऐसे लोगों को खत्म करने में, ऐसे लोगों के विरुद्ध षड्यंत्र करने में कोई कमी नहीं बताई। तो नाजीवाद इस प्रकार से आप देखेंगे तो उसके जो रूट्स हैं वो इस रूप में आगे बढ़ते हैं। उसके रूट्स में कुछ नेचुरल तत्व हैं, है ना, जैसे मैंने बताया कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट उसके दिमाग में बना हुआ है। और वर्साय की संधि ने तो उसमें बिल्कुल बिल्कुल जिसको कहते हैं कि एक अंतिम प्रहार कर दिया, है ना। उस अपमान का बदला लेने के लिए नाजीवाद ने उसका अवसर का लाभ लिया और शीघ्र ही आप देखते हैं कि नाजी जो हिटलर है उसने सत्ता का अधिग्रहण किया, अपनी टीम को बढ़ाया, नाजी पार्टी को आगे बढ़ाता है और धीरे धीरे लोकतांत्रिक माध्यम से ही, चुनाव के माध्यम से, ये भी देखिए विडंबना कि चुनाव के माध्यम से, डेमोक्रेसी के माध्यम से वो सत्ता में आता है। और इसके बाद 1933-34 में आते आते जब हिंडनबर्ग की मृत्यु होती है, राष्ट्रपति जो वहां पर हैं, तो इसके बाद पूरी सत्ता वो अपने पास ले लेता है और जो राष्ट्रपति का पद है, जो प्रधानमंत्री का पद है, उन सबको एक कर देता है, मिला देता है और फिर अपनी सत्ता आगे बढ़ाता है और फिर अपने टूल्स का उपयोग करता है जिसके माध्यम से वो नाजीवाद को आगे बढ़ाता है। तो नाजीवाद क्या है और उसके तत्व क्या हैं, उसके सिद्धांत क्या हैं, इस क्रम में जब हम देखते हैं कि वो कौन से ऐसे टूल्स हैं जिसके माध्यम से वो इस अपने नाजीवाद को आगे बढ़ाता है और दुनिया को प्रभावित करता है, प्रताड़ित भी करता है, बल्कि मैं कहूंगा उसको प्रताड़ित करता है, मानवता को कलंकित करता है, रक्त रंजित करता है। तो ये जो नाजीवाद है, इसके जो टूल हैं, उसके जो साधन हैं, जो हथियार हैं, उसको उसने 3 भागों में बांटा। उसने पहले एक योजना बनाई, उस योजना के प्रबंधन के लिए कुछ टीम बनाया, कुछ नेताओं को आगे किया, कुछ गोएबल्स जिसमें बड़ा नाम आता है, हम सभी परिचित हैं उससे, गोहरिंग का नाम हम सभी उससे परिचित हैं, ये गृह मंत्री वहां का जो है जर्मनी का, इन दोनों के माध्यम से, और एक गेस्टापो नामक एक पुलिस संस्था बनाता है जो नागरिक पुलिस से अलग है, गेस्टापो, है ना। गोएबल्स उसका एक साथी है, गोहरिंग जो उसका एक साथी है, गृह मंत्री है, इनके माध्यम से वो अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाता है जो यहूदी विरोध पर है। इसको हम कभी नहीं बोलेंगे, ये जो होलोकास्ट होता है दुनिया के इतिहास में सबसे खतरनाक, और जिस पर बड़ी फिल्में भी बनी हैं, द पियानिस्ट फिल्म आप देखिए कभी, आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कितना दर्दनाक जो है वहां पर हादसा गुजरता है, जो उसमें कंसंट्रेशन कैंप बनते हैं, उस सब पे भी मैं चर्चा करूंगा बाद में। और आप उसको देखिएगा भी कभी उन फिल्म को, उसमें बल्कि एक मैं चर्चा आई है तो बता दूं कि उसमें एक मैरी फ्रैंक एक लड़की है जो मात्र 15 वर्ष की अवस्था में उसी कंसंट्रेशन कैंप में एक जगह मर जाती है। वो डायरी लिखती है 2 वर्ष का, और वो उस डायरी की विशेषता यह है कि वो बाद में उसके पिता छपवाते हैं, डच भाषा में है, बाद में इंग्लिश भाषा में छपती है, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के नाम से, और 80-90 भाषाओं में अनुवादित होती है। और ये बताता है कि कितना कष्ट रहा होगा उस समय, जो कंसंट्रेशन कैंप में लोगों को गैस चैम्बर में भर के मार दिया जाता था, सुई लगा करके मार दिया, 60 लाख यहूदियों को बिल्कुल जो है उनका मर्डर किया गया, बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से। वैज्ञानिक लगाए गए, परिवहन के तंत्र लगाए गए, प्रबंधक लगाए गए, इंजीनियर्स लगाए गए, डॉक्टर्स लगाए गए, इसके अलावा प्रशासक लगाए गए, और बहुत बुरी तरह से मारा गया। इसमें इन कंसंट्रेशन कैंप में जहां इस तरह से मारने का प्रयास हुआ, उसी में बहुत से लोग भूख और बीमारी से भी मरे। तो ये सारी चीजें जो है हम होलोकास्ट के रूप में देखते हैं, जो नाजीवाद का एक टूल भी है। ये नाजीवाद का एक टूल था कि किस प्रकार से हमको यहूदियों को समाप्त करना है और उसको हटा करके हमको जर्मन सुप्रीमेसी को आगे बढ़ाना है। तो जब हम और आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि मैं चर्चा कर रहा था टूल्स पे, तो इसके जो टूल्स हैं वो साधन के रूप में हैं, उसके कुछ प्रबंधन है और उसका कुछ क्रियान्वयन है, 3 रूप हैं उसके। तो उसके जो साधन है, जो उसका जो योजना है, पहला योजना, तो योजना के तहत वो क्या करता है कि वो कुछ हत्या का प्रयास करता है जो उसके विरोधी हैं, वो षड्यंत्र करता है, प्रोपेगेंडा करता है। वो जिस भी आप अगर देखेंगे आगे तो वो चाहे पोलैंड में जाता है, चाहे वो चेकोस्लोवाकिया में जाता है, ऑस्ट्रिया में जाता है, हर जगह आप देखेंगे, आप पाएंगे कि वो उन जगहों पर जाकर के पहले जर्मन लोगों को बढ़ाता है, बढ़ावा देता है कि आप लोग यहाँ उपद्रव कीजिए, और इसके बाद अपने देश में और पूरी दुनिया के देश में मीडिया के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, समाचार के माध्यम से वो ये बात बताने का प्रयास करता है कि जर्मन लोगों पर वहां के मूल देश के लोग बहुत अत्याचार कर रहे हैं, ताकि जर्मनी में जो है जर्मन मूल के लोग जो है, जर्मनी जो है वो जो है उद्वेलित हो और उसके अंदर जो सुप्रीमेसी का भाव है वो फिर से जो है जागृत हो जाए।
तो कहीं ना कहीं उसके भीतर एक जो प्रोपेगेंडा स्कूल चलाने का जो उसने सूत्रपात किया, वो हिटलर की योजना का एक बड़ा ही प्रमुख तत्व था। इसके अलावा हत्या मैंने बताया, षड्यंत्र मैंने बताया कि षड्यंत्र भी वो बराबर क्या करता था, जिसमें उसने अपने ही लोगों को जो है, अपने ही साथियों की उसने मृत्यु करा दी, उनको योजनाबद्ध तरीके से गोली मरवा दिया और तरह तरह से दंडित किया। आप देखेंगे कि वो इस सुप्रीमेसी को बढ़ाने के लिए, योजना को बढ़ाने के लिए, एक जगह जहां पे होलोकास्ट आता है, वहीं यूथनेसिया का भी उपयोग होता है, जहां वो 2 लाख ऐसे जर्मन लोगों को मार देता है जो स्वयं उसके जर्मन, उसके मूल के हैं, उसकी जात के हैं, लेकिन वो मानता है कि ये जो विकलांग है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, या जिनका कोई योगदान नहीं है, जो अक्षम हैं, जो समाज में, जर्मनी के राज्य में कोई अपना योगदान नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोगों को वो समझता है कि इनको समाप्त कर दिया जाना चाहिए, और ऐसे लोग, ऐसे 2 लाख लोगों की वो हत्या करवा देता है। तो आप हिटलर के मस्तिष्क को पढ़ने की कोशिश कीजिए, आप हिटलर के जो हिटलर की जो योजनाएं हैं, जो उसके खून में बस गई है ना, जो हत्या से शुरू होती है, और आप देखेंगे कि वो हिटलर की आत्महत्या तक पहुंच जाती है। नाजीवाद देखिए कहां से कहां तक पहुंचता है, कि वो हत्याओं के दौर से शुरू होती है, और जब 1945 के अप्रैल में जब वो अपनी आत्महत्या करता है बंकर में, तो उस आत्महत्या तक वो नाजीवाद समाप्त हो जाता है। हत्या और हत्या और हत्या और आत्महत्या, यही उसका पूरा कहीं ना कहीं जो सुप्रीमेसी का उसका है, उसके लिए व्यक्ति कहां तक गिर जाता है, किस हद तक चला जाता है, मानवता को कहां कहां तक तार करता है, ये नाजीवाद के चरित्र में बढ़ा हुआ है। तो मैं बता रहा था कि किस प्रकार से उसने षड्यंत्रों का, हत्याओं का और कुछ ऐसी संस्थाओं का उपयोग किया, होलोकास्ट का मैंने बताया है ना। और इसमें एक उसने जो योजना बनाई कि हमें जर्मनी के जो जर्मन मूल के लोग हैं उनको एकीकृत करना है, और जब जर्मनी के एक मूल के लोगों को एकीकृत करना है तो हमें ऐसे क्षेत्रों पर भी आक्रमण करना पड़ सकता है जो जहां जर्मनी के लोग रहते हैं लेकिन देश किसी और का है ना। तो वो ऑस्ट्रिया पर भी हमला करता है ना, जो उसकी जन्मभूमि है, लेकिन वो जर्मन राष्ट्रीयता से प्रभावित है, इसलिए वो प्रेरित है, इसलिए वो चाहता है कि ऑस्ट्रिया भी जर्मनी का हिस्सा बने, और वो ऑस्ट्रिया पे भी हमला करता है, वो पोलैंड पे भी हमला करता है ना। तो साम्राज्यवाद, होलोकास्ट, षड्यंत्र, प्रोपेगेंडा, धोखा, विश्वासघात, हत्या, ये सभी उसकी योजना का एक हिस्सा बनते हैं, और इसको क्रियान्वित करने के लिए उसने कुछ नेताओं को चुना, जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि उसमें गोएबल्स का नाम बहुत प्रमुख है और गोहरिंग का नाम बड़ा प्रमुख है ना। उसने गेस्टापो, अभी मैंने बताया कि गेस्टापो नामक एक पुलिस व्यवस्था बनाई जो जासूसी करती थी, और उसको हर घटना की पहले से ही सूचना हो जाती थी कि कहां कोई षड्यंत्र कर रहा है, कहां हिटलर को हटाने का प्रयास हो रहा है। हिटलर की हत्या की साजिश रची थी उनके साथियों ने, क्योंकि वो हिटलर इतना ज्यादा आक्रांता हो चुका था, इतना ज्यादा मदांध हो गया था, इतना ज्यादा सुप्रीमेसी उसके मन में भर गई थी कि हिटलर के स्वयं के साथी वो इस चीज से, नाजीवाद के इन सिद्धांतों से कहीं ना कहीं अपने को किनारे करने लगे थे। तो इन सबके माध्यम से गेस्टापो, मैंने बताया, स्टॉर्म टूल्स भी बनाया था उसने, सॉरी स्टॉर्म ट्रूप्स है ना, तूफानी सेना है ना। उसने कुछ ऐसे जो प्रथम विश्व युद्ध में जो लोग सेनाओं ने भाग लिया था और जो सैनिकों को निकाल दिया गया था सैनिकों की कमी करने के नाते, जो वर्साय की संधि में जो उसके ऊपर आर्थिक और जो सैनिक जो प्रतिबंध लगे थे, तो सैनिक प्रतिबंध के तहत लगभग 60 लाख लोगों को बाहर कर दिया गया, और ऐसे बेरोजगार लोगों को उसने स्टॉर्म ट्रूप्स के रूप में भर्ती किया, जिन्होंने उसकी नाजी पार्टी के उत्थान में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है ना। तो स्टॉर्म ट्रूप्स की सहायता लिया उसने। अभी देखिए, उसको क्रियान्वित करने के लिए उसने जो प्रबंधन किया वो भी बड़ा जबरदस्त है, और इसमें उसने फिर अपने विरोधियों का समापन करना शुरू किया। उन विरोधियों में पार्टी के लोग थे, जिसमें उसने पार्टियों को समाप्त कर दिया, जिसमें उसने सिर्फ नाजी पार्टी को एक पार्टी के रूप में मान्यता दी, अन्य सभी संगठन के कार्यकर्ताओं को समाप्त करना शुरू किया। वाइमर गणतंत्र, ये गणतंत्र आपको याद होगा जो आर्थिक मंदी के कालखंड में है और पूरी तरह से विफल हो जाता है जर्मनी को एक नई दिशा देने में। वाइमर गणतंत्र को भी समाप्त करता है और उसको नाजी पार्टी में मिला लेता है। इसी प्रकार से जो यहूदी हैं उनके विरोध का शुरुआत करता है, उसने प्रबंधन के रूप में उसको रखा है। इसके अलावा उसने जैसा मैंने अभी पहले थोड़ा बताया था कि रोमन जो कैथोलिक चर्च के लोग हैं, पादरी हैं, उनको भी प्रताड़ित करता है। तो ये तमाम चीजें जो है वो करता है प्रबंधन के रूप में, साथ ही साथ वो कुछ रचनात्मक कार्य भी करता है। अब इस रचनात्मक कार्य में वो जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार देता है,
उनको वो राज्य की ओर से जो है उनको जो है धन उपलब्ध कराता है, उनको वेतन उपलब्ध कराता है, उनसे वो सामूहिक कार्य लेता है, चाहे वो सड़क का है, चाहे खेती का है, चाहे वो अन्य प्रबंधन का है ना, वो सब में उसको नियोजित करता है उन लोगों को, और उनकी जो है आय की, उनके जीवन की सुरक्षा का वो व्यवस्था करता है। तो वो कहीं ना कहीं बेरोजगारी की समस्या को दूर करता है। आर्थिक दृष्टि से भी उसने एक नया सिद्धांत लागू किया। उसने जो नाजीवाद से ही निकल के आता है, क्योंकि उसमें नाजीवाद में क्या है, जैसा मैंने बताया कि एक नेता, एक पार्टी और एक देश। तो और आगे चल के आप देखेंगे कि ये पार्टी जो नाजी पार्टी है, यही बराबर एक नेता माने हिटलर, और वही बराबर नाजी पार्टी, और वही बराबर जाकर के देश जर्मनी हो जाता है। तो हिटलर बराबर नाजी पार्टी और बराबर जर्मनी। तो कहीं ना कहीं जो हिटलर है वो हर जगह अपना प्रभुत्व जमाए हुए है, और इसी कारण से जब पूंजीवादी लोग आगे सामने आते हैं, अपनी फैक्ट्रियां लगाते हैं, अपना कार्य, अपने जो है जो उपज या अन्य कार्य करते हैं, जो उत्पादन करते हैं, उन सब में मुनाफे पर भी हिटलर का एक प्रभाव है। वो तय करता है कि आपका मुनाफा इतना होगा, है ना। तो यानी कि चाहे मजदूर हो, चाहे मालिक हो, सब पर राज्य का प्रभाव होगा, है ना। राष्ट्रीयकरण करता हो उद्योगों का, है ना। तो कहीं ना कहीं वो इन रचनात्मक कार्यों के माध्यम से उद्योग धंधों को आगे बढ़ाता है, सामरिक शक्ति को आगे बढ़ाता है। आप देखते हैं कि हम 1934-35 के बाद देखते हैं कि वो वर्साय की संधि को सबसे पहले समाप्त करता है, उसको भंग कर देता है, और सैनिक शक्ति बढ़ाने लगता है। सैनिक जो हथियार हैं, जो अस्त्र शस्त्र हैं, उनके उत्पादन को आगे बढ़ाने लगता है। तो इस प्रकार से उसके देश में कहीं ना कहीं जो है, जबकि अभी आर्थिक मंदी का दौर अभी जल्दी ही 1930-32 में बीता है, 31-32 में, और उस दौर को पीछे छोड़ते हुए उसने उत्पादन को बढ़ा दिया है। भले वो अस्त्र शस्त्र में बढ़ावा कर रहा है, हथियारों की होड़ बढ़ रही है ना, तो आक्रमण बढ़ रहे हैं। तो इन सब के नाते जो है कहीं ना कहीं वहां की जो जर्मनी की इकोनॉमी है उसको भी कोई ना कोई थोड़ा बल मिल रहा है। तो इस प्रकार से उसने कुछ रचनात्मक कार्य किए, और इसमें जो सबसे बड़ा उसका योगदान था वो था सांस्कृतिक मामले में। सांस्कृतिक का अर्थ है कि देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ क्या था कि जो जर्मनी की जो आत्मा थी उसको कुचल दिया गया था। जो जर्मनी का जो गौरव था उसको नष्ट कर दिया गया था। जो जर्मन जातियों का एक सम्मान था वो अपमान में बदल चुका था, है ना। ये देखिए, हिटलर का जो नाजीवाद है और जो मुसोलिनी का फांसीवाद है ना, जो इटली और अगर जर्मनी को यहां पे तुलनात्मक रूप में देखें तो इटली प्रथम विश्व युद्ध में असंतोष के नाते, असंतोष उसके भाव था, प्रथम विश्व युद्ध से वो कुछ पाना चाहता था, वो उसको मिला नहीं। लेकिन जो जर्मनी है उसको अपमान मिलता है ना। असंतोष कुछ दिनों बाद वो संतोष में बदल सकता है, लेकिन जो अपमान है वो व्यक्ति के जीवन पर्यंत चलता है। और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के, जो इस प्रकार के आतताई लोग हैं, नाजीवादी भावनाओं को और जर्मन सुप्रीमेसी को या आर्यन जाति और प्रजाति के अपने गौरव को ढोने वाले लोग हैं, वो लोग किसी हद तक जा सकते हैं, और जर्मनी के साथ यही होता है। तो वर्साय की संधि में जो जर्मनी की आत्मा जो पददलित हुई है ना, जो उसको अपमान मिला, उसको सम्मानित करने के लिए उसने पुराने गौरव को स्थापित करना शुरू किया हिटलर ने। और हिटलर ने यह बताना शुरू किया अपनी पुस्तकों के माध्यम से, जैसा मैंने भी बताया था कि शिक्षा पे उसने बड़ा कठोर नियंत्रण किया। शिक्षकों को, ऐसे शिक्षकों को जो उदारवादी विचार से प्रभावित है, उनको देश निकाला कर दिया। तो उसने ये बताया कि साहब, अब ऐसे पाठों का उसमें प्रणयन होना चाहिए, ऐसे पाठ उसमें सम्मिलित होने चाहिए जिससे जर्मनी का जो गौरव है वो बढ़ाया जा सके, आर्यन जाति की जो श्रेष्ठता है उसको बढ़ाया जा सके। और इन सब चीजों ने, इन सब बातों ने कहीं ना कहीं जो जर्मनी का जो सांस्कृतिक वैभव है उसको फिर से बढ़ाने का प्रयास किया। तो नाजीवाद का एक उद्देश्य ये भी है कि जो उसका एक जो प्राइड ऑफ नेशन है, पावर ऑफ नेशन एंड प्राइड ऑफ नेशन, ये दो उसके मूल आधार हैं कि नाजीवाद के, है ना, कि नेशन का प्राइड हो और नेशन का, और एक पावरफुल नेशन हो। तो पावर ऑफ नेशन एंड प्राइड ऑफ नेशन ये साथ साथ पैरेलल चल रहे हैं, है ना, प्रथम विश्व युद्ध के ठीक बाद से, है ना। और उसी को, उन्हीं दोनों पे वो काम कर रहा है कि कैसे हमारे देश का सम्मान बढ़े और कैसे हमारे देश की शक्ति बढ़े, और इसी को आगे बढ़ाते हुए विस्तृत करता हुआ आगे बढ़ता है। तो हमने अभी चर्चा की कि किस प्रकार से नाजीवाद क्या है, उसके तत्व क्या हैं, और उस तत्व में नाजीवाद को बल कहां से मिलता है। तो बल जब मिलने की बात आती तो मैंने अभी आपसे चर्चा किया कि वो आर्थिक मंदी थी, वो वर्साय की संधि थी, है ना, वो साम्यवाद का विकास था,
दुनिया में साम्यवादी विकास बहुत तेजी से हो रहा था, है ना, लेनिन की क्रांति हो चुकी थी और रूस बहुत तेजी से पूरी दुनिया में अपना प्रसार कर रहा था। इस बात से वहां पर कहीं ना कहीं जो है जो यूरोप के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं डरे हुए लोग हैं, है ना, और वो चाहते हैं कि एक ऐसे जर्मनी का प्रादुर्भाव हो जो इस सोवियत संघ को खत्म कर सके या सोवियत संघ के इस प्रभाव को दूर कर सके। तो इसलिए कहीं ना कहीं आप देखेंगे बाद के चरण में जब पोलैंड पे हमला हो रहा है जर्मनी के माध्यम से, जब अबिसिनिया पे इटली का हमला हो रहा है, या जब मंचूरिया पे जापान का हमला हो रहा है ना, रोम, बर्लिन और टोक्यो की जब धुरी बन जाती है, जिस पर हम सभी जानते हैं तीनों में एक संबंध बनता है, एक दोस्ती होती है, तो आप उस दौर को जब देखेंगे तो उस समय ब्रिटेन जैसे देश या कभी कभी फ्रांस भी वो उस समय आंख बंद कर ले रहा है। उसके मन में कहीं ना कहीं ये भाव है कि जर्मनी और इटली के रूप में कुछ ऐसे ताकत आ जाएगी जो बढ़ता हुआ जो सोवियत संघ का जो साम्यवादी प्रभाव है उसको टैकल कर सकता है, उसको खत्म कर सकता है, उसको दूर कर सकता है ना। लेकिन इसी डर का, भय का नाजीवाद ने फायदा उठाया और उसने सोवियत संघ से दोस्ती कर ली जर्मनी ने, और इसके बाद उस दोस्ती की आड़ में वो ऑस्ट्रिया पे कब्जा करता है, चेकोस्लोवाकिया पे कब्जा करता है, और इसके बाद आप सभी उस तथ्य से परिचित होंगे कि किस प्रकार से वो 1 सितंबर को जाकर के पोलैंड पर हमला कर देता है, और इसके बाद 3 सितंबर से विश्व युद्ध की तैयारी बिगुल बस जाता है। अब ये विश्व युद्ध जो होता है ना, कितने भयावह परिणाम निकलते हैं इस नाजीवाद के, आप देखिए। तो ये जो नाजीवाद है ये इतना भयावह परिणाम देता है कि वो ये दुनिया में अविश्वास पैदा करता है ना, ये दुनिया में गुटबंदी बना रहा है, ये दुनिया में मानवता को तार तार कर रहा है, ये राष्ट्र संघ को भी विफल कर रहा है, क्योंकि राष्ट्र संघ जिस आदर्शवाद पर बना था, है ना, उस आदर्शवाद को जो वुड्रो विल्सन के 14 सूत्रों के आधार पर बना था, आपको स्मरण होगा प्रथम विश्व युद्ध के समय, है ना। तो वुड्रो विल्सन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनके आदर्शवाद को धता बताते हुए उस पर ये जो यूरोपियनों का जो नाजीवाद है, जो इटली है और अन्य जो ब्रिटेन और फ्रांस हैं, इन सब देशों का जो भौतिकवाद है वो उस पर भारी पड़ता है ना। तो ये नाजीवाद कहीं ना कहीं उस आदर्शवाद का भी नाश करता है, कहीं ना कहीं राष्ट्र संघ को भी पतन की ओर ले जाता है। कहीं ना कहीं ये नाजीवाद, अभी मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से ब्रिटेन के द्वारा तुष्टीकरण को भी बढ़ावा दे रहा है, अपीजमेंट करा रहा है को बढ़ावा दे रहा है कि चलो ठीक है जर्मनी को बढ़ने दो ताकि वो जो है रूस को जो है समाप्त कर सके। तो ये तमाम चीजें जो है, हथियारों की होड़ हो, आर्थिक मंदी हो, इन सब को कहीं ना कहीं उसने जो है प्रभावित किया है ना। तो एक प्रकार से अगर आप देखें तो इस जर्मनी को आगे बढ़ाने में, जर्मनी को सर्वशक्तिशाली बनाने में निश्चित रूप से हिटलर ने अपनी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन सिर्फ आगे बढ़ाना ही कोई उद्देश्य नहीं होता है ना। मानवता कहां जा रही है ना। शांति की तलाश में आप देखते हैं कि हम प्रथम विश्व युद्ध के, जैसा अभी मैंने भी अपने वक्तव्य में बताया, अपने लेक्चर में बता रहा था मैं, कि हत्याओं से शुरू हुआ था उस नाजीवाद का दौर, है ना, और वो जाकर के समाप्त हो जाता है द्वितीय विश्व युद्ध के पतन के बाद आत्महत्या पर हिटलर के, है ना। और आप इसकी जरा गहनता को देखिए कि ये वही समय है जब जो जर्मनी, मैं होलोकॉस्ट पे चर्चा कर रहा था, मैंने कहा था थोड़ा बताऊंगा भी उस पे, मैंने फ्रैंक की चर्चा की थी, मैरियन फ्रैंक की चर्चा की थी, जो बच्ची थी जिसको 2 साल की अवस्था में वो जर्मनी से भाग करके नीदरलैंड जाती है, नीदरलैंड के बाद वो फिर किसी अपने पिता के दोस्त के साथ रहती है वो लोग, और इसके बाद वो धोखे से 1944 में पकड़े जाते हैं, बाद में वो टाइफाइड से मर जाती है, उसकी बहन भी मर जाती है ना। लेकिन वो उस 2 वर्ष में जब उसको डायरी मिलती है 13वें वर्षगांठ पर, है ना, और 2 साल के लिए वो डायरी लिखती है, वो डायरी इतना दर्दनाक हादसा है, उस पर बहुत से उपन्यास लिखे गए, बहुत सी फिल्में बनी, है ना, मैंने आपको भी चर्चा किया था। इसके अलावा एक विक्टर फ्रैंकल, उन्होंने लिखा कि मैन्स सर्च फॉर मीनिंग, है ना, वो ये सभी उन्हीं चीजों पर बताई गई हैं जो होलोकास्ट का जो एक प्रभाव था, जो होलोकास्ट के नाते जो यहूदियों पर अत्याचार हुए थे उन सबको व्यक्त करता है। लेकिन उसमें एक लाइन उसने लिखी है कि असल में लिखना कुछ नहीं चाहिए, इसलिए नहीं लिखना चाहिए कि जिन लोगों ने इस दर्द को सहा है वो बता नहीं सकते, और जिनको बताया जाएगा वो सह नहीं सकते, है ना। तो आप कल्पना कीजिए कि 200 साल तक, 3 साल तक, 4 साल तक किस प्रकार से कंसंट्रेशन कैंपों में लोग रह रहे थे और दर्द सह रहे थे, और इतना ज्यादा दर्द सह रहे थे कि ऐसा लगने लगा उनको कि इस दर्द से कहीं अधिक राहतकारी मृत्यु होगी। बहुत से लोगों ने आत्महत्या कर लिया,
तो ये जो कैंप है, और हम अगर अभी वर्तमान दौर देखें, अभी लगभग पिछले 40-50 दिनों में जो लॉकडाउन हुआ, उसमें हम लोग अपने घरों में ही, अपने घर में थे, कोई हम पर कष्ट नहीं था, है ना। अब टेलीविजन देख रहे हैं, खा रहे हैं समय पर, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन 2 महीने में हम सब लोगों की क्या स्थिति हो गई, और आप उसकी कल्पना कीजिए कि उनके साथ क्या हुआ। तो ये नाजीवाद का जो चरम था, जो होलोकास्ट के रूप में आता है, जो यहूदियों के, और जो परफेक्ट मैन नहीं है, जो परफेक्ट वर्ल्ड नहीं बना सकते हैं, चाहे वो भले आर्यन हो, उनके नाश के रूप में आता है, जो शांति के विनाश के रूप में आता है ना, ये सब उसका परिणाम के रूप में सामने आता है ना। जो और एक जो लास्ट में मैं एक बात समाप्त करूंगा कि विभीषिका भी देखिए, त्रासदी भी देखिए, कि जो यहूदी जर्मनी छोड़ करके जब उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था, तो बहुत से यहूदी चले गए अमेरिका। और जब अमेरिका में, आप जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका बहुत लास्ट में भाग लेता है और शुरू में सिर्फ हथियारों की सप्लाई करता है और बहुत सा लाभ कमाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में यही अमेरिका जर्मनी जो से आए हुए जो यहूदी लोग हैं, इनका उपयोग कर रहा है, इनके वैज्ञानिकों का, इनके चिंतकों का, है ना, इनके डॉक्टरों का, इन लोगों का उपयोग कर रहा है, और मैनहट्टन की परियोजना में वो परमाणु बम का निर्माण करता है। और ये यहूदी संप्रदाय, इसको ये लगता है कि ये जो अमेरिका जो इस परमाणु बम की उपयोगिता को परिभाषित करेगा, वो कहीं ना कहीं जर्मनी के खिलाफ करेगा। लेकिन आप जानते हैं, आप सभी परिचित हैं कि जर्मनी ने अप्रैल में ही समर्पण कर दिया, 2 मई 1945 को उसने आत्मसमर्पण कर दिया हिटलर ने। और आप अगर याद करें तो जापान, जिस पर हिरोशिमा और नागासाकी, जिस पर यह बम गिरता है, वो जर्मन नहीं है, वो ईसाई नहीं है, है ना, वो आर्यन नहीं है, वो एशियन है। तो कहीं ना कहीं जो नस्ल भेद है, जो जाति, जो अपना प्रभाव है ना, वो कहीं ना कहीं अमेरिकन के मन में भी है, कहीं ना कहीं वो अन्य देशों के मन में भी है, कि जो यहूदी इस चिंता में थे कि हम पर हमला होगा, तो यही अमेरिका इस परमाणु बम का उपयोग जर्मनी पे कर सकता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो युद्ध जबकि बिल्कुल समापन की ओर है, तो उसने वो परमाणु बम का उपयोग, जबकि कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी पर उसने महाविनाश किया, और उसकी याद आज भी वहां पर ताजी है। 70-80 साल के बाद भी आज कैसे कैसे बच्चे, विकलांग बच्चे और मानसिक विकलांग बच्चे वहां आज भी पैदा हो रहे हैं ना। तो ये जो विभीषिका है, कहीं ना कहीं इसकी जड़ में नाजीवाद है। तो इन सब के रूप में हम एक बार देख सकते हैं कि अगर इसको हमको बताना हो, तो हम कह सकते हैं कि नाजीवाद क्या है, उसको अगर डिफाइन करेंगे, फिर उसके तत्व लिखेंगे कि उसके सिद्धांत क्या हैं, उसके मौलिक तत्व क्या हैं, है ना, और इसके बाद हम कहेंगे कि उसको बल कहां से मिला। तो वो जो परिस्थितियां थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद की, उसने उसको बल प्रदान किया, है ना। वो उसके हिटलर के जो व्यक्तिगत गुण थे, उसने भी उसको बल प्रदान किया, है ना। तो इन सब चीजों ने, या उस समय का जो वाइमर गणतंत्र की विफलता थी, उसने भी उसको बल प्रदान किया। इन सब चीजों ने उस नाजीवाद को बल दिया, और इसके बाद टूल्स के रूप में, जैसे मैंने बताया कि टूल्स उसने कुछ उपयोग किए, उसका योजनाएं बनाई, उसका प्रबंधन किया, उसका क्रियान्वयन किया, और परिणाम के रूप में हम देखते हैं कि विश्व युद्ध सामने आता है, और विश्व युद्ध के बाद जो है किस प्रकार से उसकी विभीषिका सामने आती है, और कहीं ना कहीं विश्व युद्ध के बाद दुनिया 2 ध्रुवों में बंटती है, और शांति की तलाश में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। धन्यवाद। और आप लोग प्रश्न आप लोग करना चाहें तो बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, विस्तारपूर्वक आपने जानकारी दी। शशिकेत जी 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 जी, असल में ये वैसे टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन क्या है कि समय की बाध्यता भी है, और मैंने बहुत सुंदर तरीके से आपने उसको समझाया कि किस तरीके से जो है जो नाजीवादी विचारधारा है, जी, उस विचारधारा में योजनाबद्ध तरीके से प्रोपेगेंडा, झूठ और सत्ता प्राप्त करने के लिए जो हत्याएं की गई, और अपने को सुप्रीम बनाने के लिए सारे वो षड्यंत्र रचे गए, जिसके माध्यम से हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया। और उसमें कहीं ना कहीं फेलियर उस समय के राष्ट्र संघ की रही, जिसको शांति स्थापित करने के लिए बनाया गया था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और मौन सहमति उन विचारधाराओं की जो कहीं ना कहीं हराना चाहती थी यूएसएसआर जैसी शक्ति को भी। तो इतने बड़े पैमाने पे आपने बहुत अच्छे तरीके से उसमें रखा। 2-3 प्रश्न हैं जो बच्चों के द्वारा पूछे गए हैं, बीए 3rd ईयर के विद्यार्थी हैं। उसमें से एक प्रश्न है कि व्हाट वेयर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द वाइमर रिपब्लिक, आल्सो वाज देयर एनी मेजर रोल्स ऑफ वुमेन इन नाजी सोसाइटी।
ये पलक कुमारी बीए थर्ड ईयर की जी विद्यार्थी जी हैं, जी जी। चाह तो रही हैं। वाइमर गणतंत्र की जो विफलता रही है या उसके लिए जो उसके जो कार्य थे, असल में क्या है कि वो एक ऐसा दौर था जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद सभी देशों ने, जो भी देश थे, उन सभी में आर्थिक मंदी की स्थिति थी, है ना। उन सभी को पुनर्निर्माण के लिए अपने आप को तैयार करना था। उन सभी देशों में बेरोजगारी की स्थिति थी। और अगर हम देखते हैं कि कोई भी देश हो, चाहे वीमर गणतंत्र हो, चाहे कोई भी शासन हो, अगर जब विप्लव का कालखंड होता है, जब उपद्रव का कालखंड होता है, तो जो नकारात्मक तत्व है वो जनता को प्रभावित करती है। जनता उस नकारात्मकता में कहीं ना कहीं एक जो है नेता की तलाश करती है ना। और वीमर गणतंत्र इसमें फेल हो जाती है। वो न तो लोगों को रोजगार दे पाती है, न, अच्छा, उसका दो कारण है। एक तो जैसा मैंने बताया कि उसी समय, ठीक उसी समय हिटलर जो है वो जो है अपने नाजीवाद को बढ़ावा दे रहा है और कहीं ना कहीं वाइमर गणतंत्र को प्रशांत भी कर रहा है। आप अगर देखें तो 1923 में वो वाइमर गणतंत्र का सत्ता पलट करने की कोशिश करता है ना। और जिसके एवज में उसको जो है जेल भी जाना पड़ता है। बाद में वो, ये हालांकि अलग बात है कि वो जल्दी छूट जाता है और वहीं पर उसी जेल में वो अपनी मीन कैंप, जो मेरा संघर्ष नामक पुस्तक है, जिसमें उसने नाजीवाद का अपना जो पूरा आइडियोलॉजी है, उसको उसने गढ़ा, है ना। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं और मैं बता रहा हूं कि वीमर गणतंत्र उसमें विफल रहा। और ऐसी परिस्थितियों में बहुत कम ही सत्ताएं हैं जो लोगों को प्रभावित कर सकती हैं और लोगों को संतुष्ट कर सकती हैं। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, नेपोलियन को याद करें, तो वो क्रांति से जन्मा हुआ व्यक्ति बोला जाता है ना, क्रांति का पुत्र बोला जाता है, लेकिन वह भी विफल हो जाता है ना। अंत में उसी क्रांति की वो हत्या कर देता है ना, जिससे वो जन्मा था। तो इस प्रकार से पलक जी, ये आप इसको समझिए इस रूप में कि ऐसी जब परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो बहुत ही दृढ़ निश्चयी व्यक्ति ही कुछ कर सकता है। और अगर कोई उपद्रवी तत्व, नाजी जैसे तत्व हैं, जिनको कि इटली भी मदद कर रहा है, जिनके पीछे जो है अन्य शक्तियां भी मदद कर रही हैं, चाहे वो ब्रिटेन का ताकत है, चाहे वो सोवियत संघ की ताकत है ना, तो ये ताकतें जब सहयोग करती हैं तो वीमर गणतंत्र को निश्चित रूप से पतनोन्मुख होना पड़ता है। हाँ, जहां तक महिलाओं का योगदान है तो निश्चित रूप से महिलाएं उसमें भागीदारी करती हैं। नाजी गवर्नमेंट के लिए, नाजी में पूछा इन्होंने, also was there any major roles of women in Nazi society? हाँ, नाजी सोसाइटी का क्या है कि देखिए, नाजी सोसाइटी में अगर देखा जाए तो जो महिलाएं हैं वो एक सत्ता की जो ताकत है वो निश्चित रूप से जो है एक जो आर्यन सुप्रीमेसी है उसी पर निर्भर करता है। तो उनका रोल निश्चित रूप से ताकतवर संतति, ताकतवर जनरेशन देने में है। और अगर उनकी भूमिका देखा जाए तो इस भूमिका को उन्होंने, अगर हिटलर के साथ अगर देखा जाए तो हिटलर स्वयं अपनी योजनाओं को जब क्रियान्वित कर रहा है तो जो बंकर में उसके साथ जो उसकी बाद में पत्नी बनती हैं वो भी भूमिका निभा रही हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ये उनको उस ब्रेन की खूबी का पता है कि महिलाएं जो हैं वो निश्चित रूप से एक जो है डायनेमिक फोर्स हैं और उनके माध्यम से नाजी जो सिस्टम है उसको महत्ता मिल सकती है और बल मिलेगा। स्पेशली थोड़ा सा हम इसमें जोड़ना चाहेंगे जी, जब वो बात करता है कि मेडल देने के लिए, जब चाइल्ड बर्थ की बात आती है कि उसको सुपर रेस के नस्ल के जो लोग हैं वो चाहिए, जिनकी ब्राउन हेयर हो और वाइट हो। जी जी जी, नस्ल वालों के लिए उस रूप में भी उसने महिलाओं का प्रयोग किया, बिल्कुल किया, स्थापित करने के जी। बहुत से जुड़ा हुआ एक प्रश्न जो है आकांक्षा का है, वो ये जानना चाहती हैं कि जर्मनी को आगे ले जाने में जो हिटलर की विचारधारा या सोच थी वो कहाँ तक जिम्मेदार थी? जर्मनी को कहाँ तक सही थी? तो देखिए, जर्मनी निश्चित रूप से जो है एक उस समय की जो परिस्थिति थी उसमें हिटलर जैसा कोई व्यक्ति, है ना, उसका उद्भव होना और जर्मनी को पूरे परिदृश्य में सामने लाना, है ना, वो निश्चित रूप से उसने एक ऐसा तत्व दिया हिटलर ने कि जर्मनी पूरी 2 दशक तक, 2.5 दशक तक पूरे यूरोप की धुरी बना रहा, है ना। तो इसलिए बिल्कुल उसने उसको आगे बढ़ाया, उस चीज को उसने आगे बढ़ाया जो वाइमर गणतंत्र जिसमें पीछे निकल गया था, है ना। उसने राष्ट्रीयता को आगे बढ़ाया, उसने नेशनल इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाया, है ना। उसने जो है 4 ईयर प्लान
प्लान्स डेवलप किए, है ना, उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो हम, ऐसा नहीं है कि उसका जो नाजीवाद जो उसके अंदर कट्टरता थी वो एक अलग बात थी, है ना, लेकिन जर्मनी को आगे बढ़ाने में उसने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। जर्मनी की राष्ट्रीयता, जर्मनी की एकता, जर्मन मूल के लोगों की एकीकरण, है ना, इन सबको हिटलर ने पूरी तरह से और बड़ी शिद्दत के साथ पूरे करने का प्रयास किया। ये अलग बात है, ये अलग बात है कि उसकी अपनी नाजीवाद का जो उसके अंदर एक कीड़ा भरा हुआ था, उसके नाते वो द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित होता है और बहुत बड़ी विभीषिका जो प्रथम विश्व युद्ध में झेला था, है ना। तो एक मिला जुला रूप कह सकते हैं कि पतन ज्यादा हुआ, है ना, पतन ज्यादा हुआ, लाभ कम मिला, है ना। तो एक ऐसा है। पूछ रही हैं कि इज द नाजी आइडियोलॉजी ऑफ आर्यन सुप्रीमेसी significant in the contemporary world in the form of racism, caste system, etc. देखिए क्या है कि जो नाजीवाद है ना, या नाजी का जो रेसिज्म है, ये रेसिज्म किसी प्रकार का है ना। अभी आपको मैं बताऊं डॉक्टर साहब की, अभी क्या है कि अब नियो नाजीवाद भी आ गया है ना, नियो नाजीज्म अब नया रूप में जर्मनी में डेवलप हो रहा है। जब कि अब पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी एक हो चुके हैं, तब जबकि सोवियत संघ का प्रभाव समाप्त हो चुका है ना। तो ये जो विचारधारा है वो नाजीवाद क्या है कि हिटलर मर जरूर गया, लेकिन ये जो दिमाग में कीड़ा है नाजीवाद का या सुप्रीमेसी का या प्रजातीय उत्कर्ष का, ये सब चीजें समाज को सदैव के लिए पतन की ओर ले जाती हैं, है ना। जो इक्वालिटी है, जो डेमोक्रेटिक जो भावनाएं हैं, है ना, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, है ना, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आया है ना, वो चीजें जो हैं वो सदैव गाइडिंग फोर्स रहेंगी दुनिया के लिए, और वही रहनी भी चाहिए। कभी भी इस प्रकार की जो सुप्रीमेसी है वो कभी हम विशेष रूप से अगर देखा जाए तो आज हम अभी जल्दी ही योग की ओर बढ़े, है ना, भारतीय सभ्यता की ओर से, है ना। अभी कोरोना के संकट में हम प्रणाम की ओर बढ़े, है ना। अभी तो हमारा जो मध्यम मार्ग रहा है, जो हमारा गौतम का मार्ग रहा है, जो महावीर स्वामी का मार्ग रहा है, जो वसुधैव कुटुंबकम का भाव रहा है ना, वही कहीं ना कहीं सर्वे भवन्तु सुखिनः का जो भाव रहा है, वही कहीं ना कहीं दुनिया को आगे ले जाएगा, और उसी में दुनिया की भलाई भी निहित है। जो अब अगर इसको हम इस रूप में देखें कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये थ्योरी है, बताइए, डार्विन की, है ना, कि जो योग्यता में वही जिएगा। और हमने क्या जिया? हमने जिया कि जियो और जीने दो, या इससे बढ़कर हमने कहा कि दूसरों के लिए जियो, है ना। तो ये जो सिद्धांत हैं, यही मुझे लगता है कि गाइडिंग फोर्स होने चाहिए, और होंगे भी आगे भविष्य में। हम सब इसी के लिए कामना करेंगे, और आगे आने वाले इतिहास के आप सभी विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं, इसको इसी रूप में मुझे लगता है रिसर्च के लिए भी इसको देखेंगे। बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, इनमें अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ से रिसर्च के माध्यम से आप एक समाज को, दुनिया को एक नई दिशा दे पाएंगे। एक प्रश्न है कि क्या जर्मनी में नाजीवाद की विचारधारा और जो निर्जातीय हत्या शुरू हुई, यानी इथनिक क्लिंजिंग, यहूदियों को उनके गृह राज्य या होमलैंड को प्राप्त करने के लिए कितना प्रेरित किया, जिससे इजराइल का निर्माण हुआ? ठीक है। इजराइल कॉन्फ्लिक्ट हमको दिखाई देता है। जी। पॉलिटिक्स की, देखिए, जैसे अगर हम आप सभी मैं बच्चों से कहना चाहूंगा कि जैसे कुस्तुनतुनिया का पतन हम सब देखते हैं 1453 में, है ना, तुर्की ने कब्जा कर लिया और इसके बाद रास्ते, स्थल मार्ग बंद हो गए। तो स्थल मार्ग बंद हो गए तो दुनिया समाप्त नहीं होती है ना। तो फिर निश्चित रूप से फिर समुद्र में जो है गोता लगाया जाता है और दुनिया खुलती है और नई दुनिया की ओर हम बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से अगर ये देखा जाए कि ये जो क्लिंजिंग हुई, उसके माध्यम से इजराइल बना, और इजराइल एक ताकतवर देश के रूप में आता है और एक ऐसी जियोपॉलिटिकल स्थिति में आता है जहां पर वो जो है बहुत सी चीजों के लिए जो है मैनेज कर रहा है। तो ठीक है, एक अपना देश उसको मिला, लेकिन क्या जरूरत है ना, जब जर्मनी, क्यों मिलजुल करके हम नहीं रह सकते हैं? क्यों हम जो है ऐसे समाज में नहीं रह सकते हैं जहां पर कि जो है सब लोग एक साथ समरसता के भाव से, समन्वय के भाव से और सामंजस्य के भाव से रहें, है ना। तो निश्चित रूप से उसको एक देश जरूर मिला, लेकिन क्या है, आज वो बराबर जो है वहां संघर्ष कर रहा है ना। वो वहां यूरोपियन समाज में देखिए बाकी सारे लोग एक साथ हैं, जैसा मैंने बताया, लैटिन भी हैं, इटालियन भी हैं, है ना, और बाकी अन्य जातियां भी हैं, जर्मन भी हैं, अन्य तमाम रेस वहां पर हैं, है ना। तो इवन अब तो निग्रोज भी हैं, है कि नहीं।
तो क्यों यहूदी नहीं रह सकते थे, है ना? तो इसलिए जो है ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि क्लींजिंग जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए, नहीं तो लोग अपना रास्ता तो ढूंढेंगे ही, है ना? कहीं ना कहीं फिलिस्तीन के साथ आज हो रहा है, वो लोग अपने आप को विक्टिमाइज करके उन्होंने अपना रास्ता बिल्कुल कायम किया। बिल्कुल 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 डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात आपने कहा कि आखिर फिलिस्तीन एक नए देश के लिए अपने देश की तलाश कर रहा है कि नहीं? तो ये कहां तक ये संभव नहीं है, ये होना भी नहीं चाहिए, है ना? ये सभी, जैसा मैंने बताया अभी कि वसुधैव कुटुंबकम का भाव होना चाहिए और यही भाव जो है गाइडिंग फोर्स होनी चाहिए। जी, एक अच्छा क्वेश्चन है, हाउ मच एलाइड्स पावर कंट्रीब्यूट इन हिटलर्स नाजिज्म? सृष्टि पूछ रही हैं आपसे। एलाइड पावर, हाउ मच एलाइड्स पावर कंट्रीब्यूशन इन हिटलर्स नाजिज्म, हिटलर के उत्कर्ष में? जी, तो बिल्कुल बिल्कुल उनका नाजिज्म के विचारधारा में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या है कि देखिए, मैंने अभी इसके पहले बताया कि बल कहां से मिला, है ना? तो उसमें मैंने आपसे चर्चा किया था मैंने अपने इस लेख में कि हिटलर को यही जो देश है, इन देशों की जो तुष्टीकरण की नीति है ना, जो इन लोगों का जो हिटलर को या वर्साय की संधि में जो उनको अपमान मिला, है ना, ये इन्हीं देशों की वजह से मिला था, है ना, कहीं ना कहीं। तो ये बिल्कुल उसी को बढ़ावा देते हैं और किसी भी प्रकार से उनको जो है पीछे हटने से, आगे बढ़ने से वो रोक नहीं पाते हैं, है ना? एक होता है कि एलाइड पावर हो या कोई भी पावर हो, चाहे लीग ऑफ नेशन हो, वो ऐसे रूप में भूमिका निभाता जहां पे नाजीवाद को जो है रोकने का प्रयास होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो उनका मन बढ़ाते हैं वो बार बार, है ना? तो कहीं ना कहीं जो एलाइड पावर्स हैं, जो ताकतें हैं, उन्होंने बिल्कुल हिटलर का मनोबल बढ़ाया और अपने तुष्टीकरण की नीति से समय पर अपनी इच्छाओं के लिए और अपने नेशनल प्रॉफिट के लिए, अपने क्षेत्रीय विजय के लिए उन्होंने जो है हिटलर का समय समय पर सहयोग भी किया और उसके साथ जब मन हुआ तब उन्होंने उसका विरोध किया। तो इसलिए उनका अपना निजी स्वार्थ जो था, जो भौतिकवाद था या जो उनका स्वयं का स्वार्थ था, वो हावी रहा, है ना? और इस बात ने कहीं ना कहीं हिटलर को आगे बढ़ने का मौका दिया। तो हिटलर नहीं होता तो परमाणु बम भी नहीं होता, नहीं? नहीं, परमाणु बम होता है। परमाणु बम जी जी, तीसरा का एक क्वेश्चन है, जी, होता या नहीं होता, परमाणु बम होता। वही कर रहे हैं। ये जो प्रवृत्ति है, शिखा मिश्रा का जो क्वेश्चन है वो है, हाउ टू डिफरेंस बिटवीन द कंजर्वेटिव गवर्नमेंट एंड द नाजी गवर्नमेंट, स्पेसिफिक ब्रैकेट में उन्होंने लिखा है फासिस्ट, सिंस बोथ द गवर्नमेंट्स एम एट प्रिजर्विंग देयर कल्चर। ठीक है। देखिए एक कुछ खास चीजें हैं, है ना? जैसे चाहे वो नाजीवाद हो चाहे फासीवाद हो, है ना, वो निश्चित रूप से ठीक है कि वो कंजर्वेटिव हो सकता है ना, कंजर्वेटिव होगा तो उसमें लेकिन वो कंजर्वेटिव होगा तो वो जो डेमोक्रेटिक मूल है ना, उसको समाप्त नहीं करेगा। यही वहां अंतर होता है, यही बेसिक डिफरेंस है कि है ना, डेमोक्रेटिक अगर सिद्धांत आप जहां कहीं भी जिंदा पा रहे हैं तो वहां आपको विकास मिलेगा, है ना? जैसे और राइट विंग पार्टियों को अक्सर ऑर्थोडॉक्स माना जाता है, लेकिन वो कभी भी डेमोक्रेटिक राइट्स को किल नहीं करने की कोशिश नहीं करते। नाजिज्म वहीं से शुरू होता है जहां वो सारी चीजों को एक तरीके से प्रतिबंधित करते हैं। आप बताएं, माफी चाहते हैं हम। नहीं, बिल्कुल आपने उसमें तत्व जोड़ दिया, उसमें सही पॉइंट जोड़े हैं कि डेमोक्रेटिक जो मूल है उसको वो कभी जो है, तो ऐसे में क्या होता है कि जो सोशल मोबिलिटी है, चाहे जो स्टेट का की जो भूमिका है, वो सब बने रहते हैं, चाहे वो जो नेशन के में जो डेवलपमेंट के है, फ्रीडम में जो है, स्पीच का जो फ्रीडम है या जो पीस की संभावना है ना, वो सब, या भविष्य के लिए जो होप है, वो सब वहां पे कंजर्वेटिव सिस्टम में कहीं ना कहीं जिंदा रहता है, क्योंकि हमारा जो पुनर्जागरण हुआ, रेनेसा हुआ, वो कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव सिस्टम से हुआ था, है कि नहीं? लेकिन वहां पे उन दार्शनिकों ने, उन चिंतकों ने, उन वैज्ञानिकों ने उसको पीछे किया और नई दुनिया को सामने लाया, है कि नहीं? अब बताइए, पोप या चर्च जो सिस्टम था वहां पर मध्यकाल में यूरोप के, है ना, वो कितना कंजर्वेटिव था, लेकिन हम उससे आगे बढ़े, नई दुनिया की खोज हुई और दुनिया यहां तक आई। तो मैं ये मानता हूं कि नाजिज्म, फासिज्म, इस तरह के जो ताकतें हैं, बिल्कुल उनको कभी भी बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए, मन में भी नहीं मिलना चाहिए, ये विचार भी नहीं आना चाहिए, है ना? और कंजर्वेटिव पार्टी चल जाएगा, कंजर्वेटिव सिस्टम चल जाएगा, है ना, वो कहीं ना कहीं उसमें सुधार का मौका मिलेगा, है कि नहीं? आप देखिए, भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो यहाँ पे मैं जोड़ना चाहूंगा, शायद हमारे बच्चों को आसान हो जाए, कि कंजर्वेटिव घर में रहते थे हमारे राजा राम मोहन राय साहब, है ना, एक ऐसी फैमिली में थे जहां पे उनकी ही भाभी को सती होना पड़ा,
है ना। लेकिन उन्होंने उसके खिलाफ रिबेल किया और उसको जो है सती प्रथा को बैन कराने का प्रयास किया, है ना। तो कंजर्वेटिव जगह पे होना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, कंजर्वेटिव सिस्टम होना सही बुरी बात नहीं है, लेकिन कंजर्वेटिव माइंड नहीं होना चाहिए, है ना। लोगों को जो है फ्रीडम होना चाहिए, फ्री विल होना चाहिए, है ना। तो इस रूप में है, हम इसको देख सकते हैं। अंतिम प्रश्न है सर, 2 लोगों के प्रश्न को एक साथ कर रहे हैं, हिमांशु तिवारी, गणेश मिश्रा। जी। इसमें गणेश मिश्रा पूछ रहे हैं, इतना प्रश्न है बस अंतिम लास्ट है कि इटली का फांसीवाद और जर्मनी का नाजीवाद किस प्रकार से संबंधित है, और हिमांशु उसी में उनका प्रश्न जोड़ दे रहे हैं, इस जर्मन नॉर्डिक। हाँ। तो देखिए क्या है कि कुल मिला के अगर हम इसको देखें, जो इटली का फांसीवाद और ये नाजीवाद है ना, तो इसका संबंध क्या है कि एक दूसरे को एक उत्प्रेरक के रूप में मदद करते हैं, है ना। जबकि उन दोनों में संबंध भी है, दोनों एक धुरी बनाते हैं, दोनों जो है अपने उग्र राष्ट्रवाद के लिए जाने जाते हैं, दोनों एक नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं, है ना, दोनों एक दल को आगे बढ़ाने के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन दोनों में अंतर भी है ना। एक जो है स्टेट को आगे बढ़ाता है, अगर फांसीवाद को देखा जाए तो फांसीवाद कहीं ना कहीं स्टेट को महत्ता देता है, जबकि वही नाजीवाद जो है वो जो रेशियल जो है, जो जाति प्रभुता है, प्रजाति जो प्रभुता है ना, उसको महत्व देता है, और साथ ही साथ प्रजाति घृणा को महत्व देता है, हेट्रेड को भी महत्व दे रहा है ना। जबकि दूसरी जगह आप देखेंगे तो यहां पर एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के रूप में फांसीवाद जो है सामने आता है ना। तो इस प्रकार से नाजीवाद और फांसीवाद ये दो देशों के बीच का एक संबंध है, दो अलग अलग देशों की घटनाएं हैं, लेकिन मिले हुए खूब है, क्योंकि इन दोनों ने ही एक दूसरे को बल दिया। दोनों एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक जो है अंधा और एक जो है क्या नाम है कि लंगड़ा, है ना, और इस प्रकार से दोनों मिलकर के कहीं ना कहीं एक रास्ता बना लेते हैं, है ना। तो और अंत में जाकर के जो है पूरी दुनिया को जो है अंधकार में ढकेल देते हैं। तो इस प्रकार का जो इन दोनों की मिली भगत थी, उसी का परिणाम आप देखते हैं कि उसमें जापान भी सम्मिलित हो जाता है आगे चल करके, है ना। तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ पूरक के रूप में भी आते हैं, लेकिन उनमें बेसिक डिफरेंस भी है, और वो डिफरेंस उनकी आइडियोलॉजी के रूप में है। जर्मन पूरी तरह से प्रजाति हैं, और वो जो है क्या नाम है कि स्टेट को और एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के रूप में स्टेट को महत्ता प्रदान करते हैं। जी अब पूनम मैम को मैं आगे के कार्य के लिए समर्पित करता हूँ। मैम आप आए। और धन्यवाद कमलेश, धन्यवाद। बहुत अच्छी बात आपने बताई। और इतिहास में हम लोग शायद नाजिज्म, फासिज्म इसलिए ही पढ़ाते हैं कि हमें ये सीखने को मिले कि ये जो अतिवादी विचारधाराएं हैं वो किस तरह से विध्वंस उत्पन्न करती हैं, और अंततोगत्वा स्वयं का तो अंत करती ही है, और साथ में अपने साथ साथ जो उनके समकालिक लोग रहते हैं उनके लिए भी वो विध्वंसकारी ही बनते। तो जो भारतीय सभ्यता है वो हमेशा की, जैसा आपने कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः के मार्ग पे चलने वाली है, और हमेशा से लोकतांत्रिक मूल्यों को धारण की हुई है। और शायद यही कारण है कि अनंत काल से, और मैं निश्चित तौर पे ये कहना चाहूंगी कि अनंत काल तक ये भारतीय सभ्यता यूं ही थी। तो कमलेश जी का फॉर्मर के पहले ऋषिकेश जी को नियुक्त करना चाहूंगी कि ये जो हमारा 5 दिन का ई लेक्चर सीरीज था आए, और कृपया वो का कार्यक्रम पिछले 5 दिनों कौन से वक्तव्य हुए, महत्वपूर्ण वक्तव्य, कौन कौन से वक्ताओं ने हमारे छात्राओं को और छात्रों को प्रभावित किया, और उसके बारे में जरा ऋषिकेश जी से अनुरोध करना चाहूंगी। धन्यवाद मैम। इस आज के अंतिम दिन मैं पिछले 5 दिनों की जो व्याख्यान श्रृंखला रही है उसके विषय में अपनी एक संक्षिप्त रिपोर्ट रीडिंग करने के लिए यहाँ प्रस्तुत हुआ हूँ। बसंत कन्या महाविद्यालय के इतिहास विभाग के द्वारा दिनांक 9/6/2012 से 13/6/2020 तक कंटेम्प्रेरी सोसाइटी एंड एकेडमिक ई लेक्चर सीरीज के अंतर्गत छात्र उन्मुख 5 दिवसीय व्याख्यानों का आयोजन किया गया। प्रथम दिवस ई व्याख्यान का प्रारंभ
प्राचार्य महोदया द्वारा मुख्य वक्ता प्रोफेसर केशव मिश्रा सर, विभागाध्यक्ष इतिहास विभाग का काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वागत के साथ आरंभ किया गया। 9 जून को संपन्न हुए प्रथम मुख्य व्याख्यान में प्रोफेसर मिश्रा सर ने इवोल्यूशन ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी सिंस इंडिपेंडेंस टू एरा ऑफ लिबरलिज्म के विषय पर विस्तार पूर्वक अपने व्याख्यान को विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर नरसिम्हा राव के काल तक भारतीय विदेश नीति के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला, जिनमें शीत युद्ध कालीन भारतीय गुटनिरपेक्ष आंदोलन की महत्ता से लेकर बाद के वर्षों तक उसके योगदान को विश्लेषित किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि भारतीय विदेश नीति उदारवाद से आरंभ होकर यथार्थवाद की ओर बढ़ती चली गई। कार्यक्रम में विषय वस्तु का परिचय विभागाध्यक्ष वसंत कन्या महाविद्यालय इतिहास विभाग की डॉक्टर स्मृति भटनागर मैम द्वारा किया गया एवं मॉडरेशन शशिकेश कुमार गोंड तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर पूनम पांडे मैम द्वारा प्रस्तुत किया गया। द्वितीय दिवस का व्याख्यान 10/6/2020 को प्रारंभ हुआ। मुख्य वक्ता के रूप में इतिहास विभाग के काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रोफेसर ए गंगाधरन सर आमंत्रित थे, जिनका स्वागत और विषय प्रस्तुतिकरण डॉक्टर स्मृति भटनागर द्वारा किया गया। मुख्य व्याख्यान का विषय वस्तु था इशू ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, कम्युनलिज्म, रीजनल एंड कास्ट कंसेशनिस्ट, दलित पॉलिटिक्स। सर ने इतिहास के गूढ़ परिभाषाओं को परिभाषित करते हुए अस्मिता एवं दलित राजनीति के विभिन्न तत्वों एवं पहलुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया। मॉडरेशन का कार्य शशिकेश कुमार गोंड तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर पूनम पांडे मैडम द्वारा किया गया। तीसरे दिन का व्याख्यान 11/6/2020 को मुख्य वक्ता डॉक्टर संजीव कुमार सर, जो कि बसंता विमेंस कॉलेज राजघाट में इतिहास विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, के स्वागत के साथ प्रारंभ हुआ, जिनका स्वागत डॉक्टर स्मृति भटनागर द्वारा किया गया। सर द्वारा वर्ल्ड बिटवीन टू वर्ल्ड वार विथ स्पेशल रेफरेंस टू रसिया के संदर्भ में अपने व्याख्यान की प्रस्तुतिकरण दी गई। सर ने रूस की क्रांति, विश्व युद्धों के दौरान रूस में हुए राजनैतिक, बौद्धिक और आर्थिक परिवर्तनों तथा शीत युद्ध के आरंभ होने की परिस्थितियों पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर पूनम पांडे मैम द्वारा किया गया। चतुर्थ दिवस का आरंभ 12/6/2020 के व्याख्यान का मुख्य विषय कंटेंट एंड कंटूर्स ऑफ फासिज्म था, जिस पर गहन व्याख्यान डॉक्टर नीरज कुमार सिंह, जो कि सीएमपी कॉलेज इलाहाबाद में इतिहास विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, के द्वारा प्रस्तुत किया गया। सर के द्वारा इटली के एकीकरण से लेकर इटली में फांसीवाद और मुसोलिनी के उदय तक फांसीवाद के विभिन्न पक्षों पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला गया। उनका स्वागत डॉक्टर स्मृति भटनागर मैम के द्वारा किया गया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर पूनम पांडे मैम ने किया। 13/6/2020 को इस व्याख्यान श्रृंखला का अंतिम व्याख्यान जो आयोजित था, उसके मुख्य वक्ता डॉक्टर कमलेश तिवारी सर थे, जो कि DLW गर्ल्स कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इतिहास विभाग में। सर का स्वागत प्राचार्य के द्वारा किया गया डॉक्टर रचना श्रीवास्तव मैम के द्वारा। और सर का जो व्याख्यान का विषय था वो था बेसिक टेनेंट्स एंड द प्रिंसिपल ऑफ नाजिज्म। सर ने यूरोपीय भौगोलिक परिस्थितियों को समझाते हुए नाजीवाद की परिभाषा, हिटलर के व्यक्तित्व और जर्मनी में नाजीवाद के उदय पर बृहद व्याख्यान प्रस्तुत किया गया, जिसके अंतर्गत उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप की राजनीति के अंतर्गत जर्मनी में नाजीवाद के उत्थान पर प्रकाश डाला। मॉडरेशन का काम शशिकेश कुमार गोंड और धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर पूनम मैम के द्वारा किया गया। अब मैं पूनम मैम को आमंत्रित करता हूं कि आज के कार्यक्रम का समापन करें। हेलो मैम, आपकी आवाज हम सुन नहीं पा रहे हैं। जी मैम। अब हम लोग के समापन आवाज आपकी रुक रुक के आ रही है मैम। कनेक्टिविटी की अभी आ रही? हाँ बोलिए। जी जी मैम।
अब आ रही है आवाज? जी जी। हेलो। जी हाँ मैम, आपकी आवाज आ रही है। औपचारिक समापन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और ठीक ठीक, कार्यक्रम के अंतिम चरण में औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन की जिम्मेदारी दी गई है। तो सर्वप्रथम मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर रचना श्रीवास्तव जी का, जिनके प्रोत्साहन और जिनके निरंतर हमारे प्रेरणा हमें प्रदान करने के कारण ही ये ई लेक्चर सीरीज जो है वो संभव हो गया। लगभग सभी दिन वो हमारे बीच, और जो हमारे लिए प्रेरणा रूप में आगे के ऐसे ही कार्य करने के लिए हमें प्रेरित करती रहेंगी। इसके साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे महाविद्यालय की मैनेजर श्रीमती उमा भट्टाचार्य जी का, जो सदैव ही शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, मुख्यतः लड़कियों की फीमेल एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए उनका विशिष्ट योगदान और विशिष्ट भूमिका रही है। तो जिनके सहयोग के बिना ये कार्यक्रम बिल्कुल भी संभव नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त हमारे समस्त अतिथि वक्ता प्रोफेसर केशव मिश्रा सर, प्रोफेसर गंगाधरन जी, डॉक्टर सर नीरज जी और डॉक्टर कमलेश जी, मैं सभी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँ कि उन्होंने हम लोगों के सिर्फ एक निवेदन पे सहर्षी हमारे छात्राओं को लाभान्वित करने के लिए अपने अमूल्य समय में से समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित होना स्वीकार कर लिया। हृदय से आपके प्रति आप सर, संजीव सर, कि जो सिर्फ अपने ही वक्तव्यों में नहीं बल्कि पांचों दिन हमारे बीच उपस्थित रहे और हमारा और हमारे छात्राओं का उत्साहवर्धन करते रहे, इसके लिए भी अलग से मैं आप लोगों के प्रति आभारी हूँ। और इसके अतिरिक्त हमारे महाविद्यालय के कई सारे फैकल्टी मेंबर्स जैसे डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव जी, डॉक्टर स्वरवंदना शर्मा जी, डॉक्टर आरती जी जैसे अन्य कई लोग भी हमारे साथ जुड़े और हमारे वक्तव्यों को उन्होंने सुना और हमें प्रेरणा स्वरूप हमारे बीच में उपस्थित है। सबसे ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगी अपने स्टूडेंट्स का। यद्यपि ये सीरीज उन्हीं के लिए ही आयोजित की गई थी, लेकिन फिर भी वो सारे बच्चे इस भरी दोपहरी में भी और बीच में कुछ कुछ व्यस्तताओं के कारण हमने समय को चेंज भी किया था। इन सारी कठिनताओं के बावजूद छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़े रहे और उन्होंने सारे व्याख्यानों को सुना और तमाम प्रश्नों के समाधान भी, अपनी जिज्ञासाओं को समाधान भी कराने का प्रयास किया। तो निश्चित तौर पे ध्यानपूर्वक उन्होंने चीजों को सुना। तो मैं उन सारे स्टूडेंट्स को भी बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और इसके साथ ही डॉक्टर स्मृति मैडम और श्री शशिकेश जी का भी मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी, जिन्होंने पूरे समय इस सीरीज में विशेषतः शशिकेश जी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, बहुत महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया, शुरू से लेकर अंत तक, रिपोर्ट रीडिंग तक। और पूरे टाइम भी वो इस ई सीरीज को संचालित करने के लिए भी वो पूरे समय एकदम सन्नद्ध तौर पे हमें स्क्रीन पे नजर आए। तो उनके अदम में उत्साह के लिए मैं पुनः चाहूंगी हमारे टेक्निकल श्रीकांत जी और वर्षा जी का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी, जिन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाने में और सफलतापूर्वक समापन तक ले आने में विशिष्ट सहयोग प्रदान किया। और इसके साथ साथ मैं इंटरनेट सेवाओं का भी धन्यवाद करना चाहूंगी, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे हमारे साथ बनी रही। यद्यपि बीच में कुछ कुछ बाधाएं उपस्थित हुई, लेकिन फिर भी बिना उनके सहयोग के ये शायद कार्यक्रम संभव नहीं हो पाया होता। तो हम लोग फिर से इसी तरह की विचार गोष्ठी में सम्मिलित होंगे। इस आशय के साथ मैं एक बार पुनः
सभी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी। और स्टूडेंट से मेरा एक अनुरोध है कि हम लोग एक फीडबैक फॉर्म बनाकर आपके टीचर्स के थ्रू हम आप तक भेजेंगे। तो इस लेक्चर सीरीज से आपको जो लाभ हुआ है या जो आप इसके बारे में आपकी विचारधाराएं हैं उसके बारे में आप जरूर हमें बताएंगे, ताकि इस तरह की सीरीज को हम आगे और प्रभावपूर्ण तरीके से आयोजित करें और इसमें हमें सहयोग मिले। संजीव सर, हमें लग रहा है कुछ कहना चाह रहे हैं। संजीव सर, आप नमस्कार कहना चाह रहा हूँ। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सभी को नमस्कार सर। नमस्कार सर। बहुत अच्छा रहा, मुझे लगा कि ये सीरीज विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद रहा होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे हैं, बता रहे हैं कि बहुत अच्छा रहा, उनके लिए फ्रूटफुल रहा है। बहुत बधाई मैम, बहुत बधाई आप सबको। थैंक यू कमलेश जी। और आपका वक्तव्य तो बहुत ही सुंदर रहा। तो बहुत मतलब समय की सीमाओं के अंदर आपने सारी चीजों को समेट दिया और बहुत प्रभावशाली वक्तव्य रहा। इसके लिए पुनः एक बार आपको धन्यवाद। तो पुनः एक बार सबको धन्यवाद और पुनर्मिलन के लिए हम लोग फिर से कोरोना का नहीं, सद घड़ी का हम लोग इंतजार करेंगे। कोरोना ने इस मिलन को अभी संभव बनाया, लेकिन अब हम लोग बिना कोरोना के भी इस तरह का मिलन पुनः आयोजित करते रहेंगे। इसी के साथ पुनः एक बार सबको धन्यवाद। सबके स्वास्थ्य की मंगल कामनाओं के साथ सबको बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सबों को नमस्कार। प्रणाम। नमस्कार।